Hello everyone, my name is Ratnesh and I welcome you all in this video. आपका सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। इससे पहले मैं शुरू करूँ और आपको कुछ बताऊँ कि इस वीडियो में आपको मैं बेहद इम्पोर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि इसके पहले के जितने भी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं चैनल पर, ठीक है, जो मैंने आपके लिए स्पेशली बनाए हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए जो डिस्क्रिप्टिव के लिए डिमांड करते हैं, तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं ऑलरेडी कि जो मैंने डिस्क्रिप्टिव के वीडियोस बनाए हैं ऐसे से रिलेटेड या लेटर से रिलेटेड या टॉपिक्स जिनको चाहिए, वो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आई जस्ट मेक इट वेरी क्लियर कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर एग्जाम के लिए डिस्क्रिप्टिव इम्पोर्टेंट होता है, वो किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सब ये बात जानते हैं और ये बहुत फैक्ट बात है कि मैं अपने वीडियोस को हमेशा कंटेंट ओरिएंटेड रखता हूँ। ठीक है, कंटेंट ओरिएंटेड रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट मेरे वीडियोस का से बेनिफिट लेना चाहते हैं, उनको वो सारी चीज़ें मिलें एग्जैक्टली जो वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कंटेंट कंटेंट पे ही सारा फोकस होता है और वही आपको बस हेल्प करता है। तो अब मैं आपको इसको शुरू करता हूँ, आपको एग्जैक्ट चीज़ बताता हूँ कि अब मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है। देखो, मुझे मालूम है ये प्रिसाइज राइटिंग, ये प्रेसी राइटिंग जिसे एग्जैक्टली कहा जाता है, वो क्यों, व्हाई इज इट नेसेसरी, क्यों, है ना? इसको प्रिसाइज मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि प्रिसाइज फॉर्म में होता है। इसका एक्चुअली होता है प्रेसी, है ना? प्रेसी। अब ये प्रेसी होता क्या है? प्रेसी होता है कट शॉर्ट, है ना? कट शॉर्ट। कट शॉर्ट से क्या मतलब होता है? कट शॉर्ट से बेटा बेटा मतलब होता है कि जब आप कोई भी अ, चीज़ को शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे मालूम आपको जब आप कोई जॉब करने जाएँगे और वहाँ पर आपको प्रेसी के लिए बोला जाएगा कि राइट इट इन दी शॉर्ट फॉर्म, कट शॉर्ट फॉर्म, तो वो एग्ज़ैक्टली वही आपके लिए काम आने वाला है। जितने भी गवर्नमेंट की जॉब्स होते हैं, जितने भी ऐसी जॉब्स होते हैं जहाँ-जहाँ भी एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है प्रेसी राइटिंग आना चाहिए या यू यू मस्ट राइट समथिंग अबाउट दिस, तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि एग्ज़ैक्टली होता क्या है। और इसके पहले कि मैं आपको बताऊँ, लिख कर दिखाऊँ, क्योंकि मैं आपको बाकी वीडियो से ये बात अश्योर कर सकता हूँ कि इस वीडियो में आपको सिर्फ़ वो नहीं मिलने वाला है कि आप ये कर लेना, वो कर लेना, ऐसे होता है, वैसे होता है, बस ये सब नहीं। मैं आपको एग्ज़ैक्टली लिख कर दिखाऊँगा यहाँ पर कि प्रेसी कैसे लिखी जाती है, मतलब प्रेसी राइटिंग लिखा कैसे, पूरा लिख कर बताऊँगा। तो आपको एंड तक वीडियो देखना है, पूरा वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व करके लिख कर दिखाऊँगा। तो अगर किसी स्टूडेंट को ये भी प्रॉब्लम होती है कि सर वी डू नॉट नो, कोई हमें बता भी देता है ना कि इसमें शॉर्ट करके लिखते हैं, कुछ पॉइंट्स ले लिए जाते हैं, ये सब नहीं। बताऊँगा, साथ-साथ आपको लिख कर दिखाऊँगा। तो दिस इज़ व्हाई माय वीडियोज़ आर रियली इम्पोर्टेंट एवरी टाइम। आई एम जस्ट लाइक अ स्टूडेंट फॉर यू गाइज़। मैं आपके लिए आपके ही जैसे बनकर पूरा लिख कर बताता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको वो चीज़ मिले एग्ज़ैक्टली जो प्रॉब्लम फेस होती है। जैसे मैं अगर कहीं कुछ पढ़ रहा हूँ, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, अगर मैं प्रॉब्लम फेस करता हूँ, तो मुझे ये समझ आता है कि सामने वाले को क्या प्रॉब्लम होती होगी। मैं कोई वीडियो देखने जाऊँ और मुझे बोले कि तुम ऐसे कर लेना, ये चीज़ होनी चाहिए, ये करना आना चाहिए तुम्हें, तो व्हाट इज़ दिस? आई एम लूकिंग फॉर सम काइंड ऑफ सॉल्यूशन। तो आई एम नॉट लूकिंग फॉर सम टेम्परेरी सॉल्यूशन, है ना? मुझे चाहिए कि मुझे बताओ ये थीम क्या है, क्या है? चलो, तो शुरू करते हैं बिना किसी आगे बातचीत के और इसको वीडियो को जल्दी से जल्दी शॉर्ट करके मैं आपको पहुँचाता हूँ। तो प्रेसी राइटिंग में सबसे पहले कट शॉर्ट होता है। कट शॉर्ट किसका होता है? हमें क्या पॉइंट ध्यान रखना चाहिए? क्या कॉपी पेन लेकर हम जब लिख रहे हों तो कुछ पॉइंट्स नोट करने चाहिए? सारा, एक-एक करके, ठीक है? देखो, सबसे पहले जब आप उसको रीड कर रहे हो ना, तो इंग्लिश में 2 वर्ड्स होते हैं। एक होता है पेर्यूज़, एक वर्ड होता है इंग्लिश में पेर्यूज़। पेर्यूज़ वर्ड का मतलब होता है बहुत ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को पढ़ना। इंग्लिश में बोलते हैं रीड वेरी केयरफुली। जब आप किसी चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ते हो ना, तो वो होता है पेर्यूज़ होता है, ठीक है? और इंग्लिश में फैटम भी बोलते हैं, एक वर्ड फैटम भी होता है। बट जो इंग्लिश का वर्ड है, सबसे कॉमन वर्ड है कॉम्प्रिहेंड। कॉम्प्रिहेंड का मतलब ही बच्चों होता है किसी चीज़ को पढ़कर समझना। अगर आप प्रेसी लिखने जा रहे हो, बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, तो बिना अच्छे कॉम्प्रिहेंड किए आप कभी भी अच्छा प्रेसी नहीं लिख सकते। मतलब ये बात बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, इफ आई इवन आस्क यू टू मग इट अप, मैं जो लिखने जा रहा हूँ, आप रट भी लेना। हो सकता है क्वेश्चन वही आ जाएगा तो आप लिख के भी आ जाओगे, मगर काम बनने वाला नहीं है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही है कि आपको यू हैव टू इनकलकेट द एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड द पैसेज वेल। व्हाई? बिकॉज़ विदाउट अंडरस्टैंडिंग द थीम, what is written in the question, that paragraph, you won't be able to answer anything. Why? Because copying is not allowed. You cannot just simply copy. आपके सामने जो कुछ भी लिखा होगा उसको आप कॉपी करके उतार नहीं सकते। और मैंने बहुत ट्राई किया है, पता,
मैं जब स्कूल डेज़ में था तब से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तब से मैं न्यूज़ समझ रहा हूँ कि व्हाट वाज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, ऐसा नहीं है, मैं बहुत वैसा नहीं था। एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मगर आई हैव स्कोर्ड वेरी वेल इन माय सब्जेक्ट, आई हैव माय कमांड इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो मुझे पता है कि मैं जब रीड करता हूँ तो मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ। ये बात आज से नहीं, मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ, पिछले 20 सालों से। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि कॉपी मत करो, ठीक है? जब उसको रीड कर रहे हो ना तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो कि व्हाट इज़ एग्ज़ैक्टली द पैसेज सेइंग, है ना? आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। आपको याद है, अगर आप हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, तो हिंदी में कोई स्टोरी होती थी तो आप हिंदी की स्टोरी पढ़ के उसकी एक इमेज बनाते थे दिमाग में, इज़न्ट इट? होता था ऐसा? मेरे साथ इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है, हिंदी में भी होता है। इंग्लिश में मैं जब कोई स्टोरी पढ़ता हूँ तो आई हैव द इमेज इन माय माइंड, मेरे दिमाग में पिक्चर बहुत क्लियर चल रही होती है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू सम थ्योरी, सम फिक्शन, सम मर्डर, some fantastic story, some emotional or any genre which is it is concerned or related to. But I make it sure कि जब मैं कोई भी ऐसी चीज़ बनाऊँ या उसके बारे में लिखूँ, तो बहुत क्लियर लिखूँ और बहुत ही कंप्लीट वे में लिखूँ। अब आता है 4th पॉइंट कि एब्सोल्यूट रिफ्लेक्शन होना चाहिए किस चीज़ का? जो आइडिया आपके दिमाग को जा रहा है पैसेज को रीड करने से, वो आपके लाइन्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बच्चों, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब आप वो रीड करोगे ना, तो जो आप पढ़ के समझोगे, व्हाटएवर यू आर लाइक, इन इंग्लिश में ड्रॉ इन्फरेंस किस लिए बोला जाता है? इन्फरेंस ड्रॉ करने का बेटा मतलब यही होता है कि जो आपने पढ़ा है ना, वही समझा है या आपने अपने मन से कुछ समझ लिया है। तो इस बात का ख़्याल रखना पड़ेगा कि जो आपने पढ़ा है वही समझा। तो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्शन ऑफ योर आइडिया शुड बी देयर इन योर राइटिंग, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू राइट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड आफ्टर दैट द एंड सॉल्यूशन इज़ यू हैव टू राइट। जब आप लिखने पर आते हो ना, तब आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हो जाती है। मैं आपको ये तो बोल रहा हूँ यहाँ पर कि कॉम्प्रिहेंड करना ज़रूरी है, बट लिखना उससे भी बड़ा टास्क होता है। तो चलो बात करते हैं ओरिजिनल रहते कैसे हैं। ओरिजिनल रहने का मतलब होता है कि आपको अपने वर्ड्स यूज़ करने हैं। वर्ड्स यूज़ करने के साथ-साथ ये भी यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट चेंज द थीम, चेंज द मीनिंग ऑफ द पैसेज, है ना? आपको वो चेंज नहीं करना है। उसके बाद कभी भी आप डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल नहीं करते। डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल नहीं करते, व्हाट डू आई मीन टू से? आई जस्ट मीन टू से इज़ लाइक, आपने देखा होगा इन्वर्टेड कॉमास में जो स्पीच लिखी रहती है ना, कि उसने ऐसा बोला, वो नहीं लिखना। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, जिससे कि उसका सेंस प्रॉपर निकले। अब आता है स्टैटिस्टिक्स। ये लाइन आपको कोई नहीं बताएगा। देखो, मैं आपको बताता हूँ, फैक्ट्स का इस्तेमाल अगर आप कर सकते हो एंड यू आर रियली रियल, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आई मीन टू से, जब आप अपने फैक्ट्स के साथ बड़े कॉन्क्रीट होते हो, आपको पता है कि आपने कोई डेट लिखी है ना, अगर आपने कोई डेट लिखी है, आपने किसी की सेइंग लिखी है, सेइंग समझते हो ना? इन्वर्टेड कॉमास में कोई बात लिखी है, तो इट शुड बी रियल, इट शुड बी फैक्टफुल। आपने बोला है ना, अगर 1947 अगर आपने देश के बारे में कुछ लिखा है, तो एग्ज़ैक्ट होना चाहिए। अगर आपने बोला है ना 1972 वॉर, तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। 69-67 चाइना वॉर, तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो स्टैटिस्टिक्स यूसेज के पहले आपको बहुत क्लियर पिक्चर दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब आओ प्रोपोर्शनल का। प्रोपोर्शनल एनालिसिस का मतलब होता है, जो आप कम कट शॉर्ट बोला ना शुरू में मैंने, तो जब कट शॉर्ट करोगे, तो आपको पता रहना चाहिए कि इतना बड़ा पैसेज इसका छोटा करके कितना लिखना रहेगा, जिससे कि ये एक प्रोपोर्शन बना रहे। मतलब वो ऐसा नहीं कि बहुत लेंथी पैसेज था या बहुत छोटा था, उसका भी आपने बड़ा लिखा या छोटा, तो वो सही से होना चाहिए। उसके बाद इंटरप्रिटेशन जो है, वो जब लिखकर आप इंटरप्रिटेशन को अपने डिस्प्ले करते हो ना, ओरिएंटेशन करते हो ना अपना, तो वो सामने वाले को क्लियर होना चाहिए। पहला क्या था कि आपने जो पढ़ा वो सही समझा, फिर आपने एब्सोल्यूट रिफ्लेक्शन दिखाया कि जो समझा पूरा क्लियर कंसाइज़ के साथ आपने उसको वे में लिखा। साथ ही साथ आपने जो सामने वाले को दिखाया, ही हैज़ टू आल्सो इंटरप्रेट द सेम थिंग, है ना? जो आपने लिखा होगा। तो वो बहुत ही ऑब्वियस सी बात हो जाती है कि आपने जब लिखा उसी चीज़ को, तो सामने वाला वही समझेगा जो एग्ज़ैक्टली आपने डिस्प्ले करा है। तो राइट इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। और लास्ट पॉइंट बेटा यहाँ पर जो मैंने ऐड किया है, वो है 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। अब मैं आपको यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, बट आपको लिख कर बताऊँगा कि टाइटल ऑफ द पैसेज भी ज़रूरी होता है। तो प्रेसी राइटिंग के लिए आपको ये 10 पॉइंट्स जो मैंने बताए, ये सारे रटने नहीं है, बस इनको समझना है जो मैंने अभी बोला वीडियो में। अब आता है आपका रियल सॉल्यूशन, मतलब अब मैं आपको लिख कर दिखाऊँगा। तो क्या लिख कर दिखाऊँगा? पहले पैसेज दिखाऊँगा, फिर आपको पूरे एक-एक पॉइंट बताता हूँ जल्दी-जल्दी, जिससे कि आपको टाइम भी ज़्यादा ना वेस्ट करना पड़े और आपको समझ में भी आ जाए। एक छोटी-सी स्टोरी मैंने ऐसे ही किसी स्टोरी बुक से उठा ली, ठीक है? क्या है? अनसिंकेबल शिप है। अभी समझना पूरा, फिर बताता हूँ। लिखा है नेवल आर्किटेक्ट्स
पानी से रिलेटेड है, नेवर क्लेम दैट अ शिप इज़ अनसिंकेबल। वो कभी क्लेम नहीं करते कि शिप इज़ अनसिंकेबल मतलब कभी डूब नहीं सकती। बट समझना, बट द सिंकिंग ऑफ द पैसेंजर एंड कार फेरी एस्टोनिया, यहाँ की बात चल रही है जो लेकर जाती थी फेरी एस्टोनिया, कहाँ पर? बाल्टिक, बाल्टिक सी आपको पता ही, बाल्टिक नेशंस होते हैं। बाल्कन एंड बाल्टिक नेशन सुना होगा आपने ना ज्योग्राफी में। श्योरली शुड हैव नेवर हैव हैपेंड, ऐसा नहीं हुआ होना चाहिए था। इट वाज वेल डिजाइंड, अच्छे से डिजाइन किया था, केयरफुली मेंटेन किया था। इट कैरीड द प्रॉपर नंबर ऑफ लाइफ बोट्स, उसमें सब पर्याप्त लाइफ बोट्स भी थी। इट हैड बीन थॉरोली इंस्पेक्टेड द डे ऑफ इट्स फेटल वॉयज। यहाँ पर क्या वर्ड यूज हुआ है? फेटल मतलब डेडली। तो अब ये बात अगर लिखी है कि डेडली वॉयज मतलब ये अपने सैर पर निकली थी, तो कुछ ना कुछ तो उससे रिलेटेड है। Yet hours later, कुछ घंटों बाद, the Estonia rolled over and sank in a cold stormy night. कहाँ डूब गई? एक स्टॉर्मी नाइट में डूब गई। आखिरकार जो एस्टोनिया थी निकली थी अपने वॉयज पर, वो डेडली साबित, फेटल साबित हुआ। इट वेंट डाउन सो क्विकली दैट मोस्ट ऑफ दोज ऑन बोर्ड, जो भी थे, है ना, कॉट इन देयर डार्क फ्लडिंग केबिन्स, वो अपने केबिन में ही डूबते चले गए। हैड नो चांस टू सेव देमसेल्व्स, अपने आप को नहीं बचा पाए। ऑफ दोज हु मैनेज टू स्क्रैम्बल ओवरबोर्ड, ओनली 139 सर्वाइव्ड, केवल 139 ही सर्वाइव हुए। द रेस्ट डाइड ऑफ हाइपोथर्मिया बिफोर द रेस्क्यूअर कुड प्लक देम फ्रॉम द कोल्ड सी, उससे पहले उनको कोई बचा पाता, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। द फाइनल डेथ टोल अमाउंटेड टू 912 सोल्स। ये आपको कुछ टाइटैनिक जैसा लगेगा, बट एग्जैक्टली इसीलिए कि आपको समझ में आ जाए पैसेज, ठीक है, क्योंकि लिख के बताऊंगा। हाउएवर देयर वर एन अनप्लेजेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल उठने लगे अबाउट व्हाई एस्टोनिया सैंक, क्यों आखिर हुआ ऐसा भाई? व्हाई सो मेनी सर्वाइवर्स वर मेन इन द प्राइम ऑफ लाइफ, ऐसा क्या था कि जो सर्वाइवर्स थे वो मेन थे, व्हाइल मोस्ट ऑफ द डेड वर वुमेन, ऐसा क्यों हुआ? चिल्ड्रन एंड द एल्डरली, आखिर जो जिनकी जानें गई वो ऐसा क्यों था कि वो उसमें से विमेन ज्यादा थी या चाइल्ड ज्यादा थे, एल्डरली पीपल थे, मेन क्यों सर्वाइव करे? तो ये सारी चीजों को यहाँ पर लिखा। तो अब आपने जब ये पूरा पढ़ा ना, तो आपके दिमाग में कुछ कुछ पॉइंट्स तो आ ही गए होंगे। एक आपको वहां पर डेडली वॉयज करके वो लाइन मिल गई होगी, और उसी से रिलेट करके अब मैंने पूरा यहाँ पर आपको आंसर लिख दिया। अब आंसर देखते चलो। आंसर लिखने के पहले बच्चे आपको हमेशा कॉपी पेन लेकर बैठना है। याद रखना, आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, बिना कॉपी पेन लिए कभी भी प्रेसी राइटिंग लिखने मत बैठना, क्योंकि आपको पॉइंट्स लिखने होंगे। देखो मैंने क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं। पैसेंजर कार फेरी एस्टोनिया सैंक इन बाल्टिक सी, बाल्टिक याद रखना है, एस्टोनिया फेरी याद रखना है, पैसेंजर याद रखना है। दूसरा, बोट वॉज डिजाइंड अच्छे से किया गया था, लाइव बोट भी थी, इंस्पेक्ट भी किया था उसको। सैंक इन फ्यू आवर्स, थोड़े ही दे घंटों बाद डूबा ना, तो ये भी पॉइंट ऐड करना है। और कितने मरे, ये डेटा आपको याद है, मैंने फैक्ट्स बोला था। फैक्ट्स अगर आपको कहीं से मिल रहे हैं तो एग्जैक्ट लिखना, ऊपर नीचे मत लिखना। 912 है तो 912 ही लिखना रहेगा। जितने मरे 139, तो 139 ही मेंशन करना पड़ेगा प्रेसी में, याद रहेगा ना? क्योंकि मैंने क्या बोला, ये जॉब के टाइम पर बहुत मार्क करता है। तो जब आपको मार्क्स दिए जाते हैं ना इस पे, तो ये चीज काउंट होती है कि बच्चा ये समझता भी है कि वो 912 से 913 में काम चला लेता है, ऐसा नहीं चाहिए वहां पर। तीसरा पॉइंट जो मैंने नोट करा, सर पांचवा पॉइंट जो मैंने नोट किया है बेटा, वो विमेन एंड चिल्ड्रन वाली बात, जो वहां पर ज्यादा मरे, मेजरली मेन क्यों बच गए वहां पर। ये पॉइंट नोट करने के बाद मैंने टाइटल क्या दिया वो देखो। मैंने नाम दे दिया डेडली वॉयज। वहां तो लिखा था ना फेटल, तो मैंने अपनी तरफ से क्या बोल दिया? डेडली वॉयज। और ये बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर टाइटल है। तो टाइटल आपको इसी तरह से लिखना होगा, ये कोई बताएगा नहीं, मैं आपको ऐसा लिख के बता रहा हूँ। अब मैंने इतनी सी बात में अपनी 1/3 जिसे कहते हैं, उनको ऑन एवरेज 1/3 ही निकालना है। द अनएक्सपेक्टेड पैसेंजर एंड कार फेरी एस्टोनिया सैंक इन द बाल्टिक, पहली लाइन, डूब गया ये लिखा पहली लाइन। ओनली अ फ्यू आवर्स आफ्टर इट्स वॉयज, कुछ ही घंटों में, दूसरी लाइन। Its sinking remains an unsolved puzzle even today as a boat was well designed. अभी तक समझ नहीं आया कैसे डूब गया, बोट अच्छे से बनी थी, उसमें लाइफ बोट सफिशिएंट थी, कैरीड एडिक्वेट लाइफ बोट्स लिखा, was inspected carefully before its journey, ये लाइन लिखी। इतने में हम लोग ऑलमोस्ट एंड पर आ गए, पता कैसे? अनदर मिस्ट्री इज दैट आउट ऑफ 139 सर्वाइवर्स, मैंने फैक्ट का इस्तेमाल किया, मोस्ट वर मेन, वो लाइन बोली जो वहां पर जो कंफ्यूजन में छोड़ रही है, वेयर एज अ मेजोरिटी ऑफ वीमेन चिल्ड्रन एंड एल्डरली डाइड ऑफ टोटल 912 डेथ्स। खत्म। आपको लगेगा वाह ये तो बड़ी आसान चीज है, आसान है भी है, नहीं भी है, मगर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, प्यारे दोस्तों, ये आपको अपने अंदर ये इनकलकेट करनी पड़ेगी हैबिट, जो मैंने एकदम तरीके से लिख कर बता दी ना आपको। मजा तो आ गया आपको पढ़ के कि हाँ सर ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है, मजेदार। बस ये प्रैक्टिस से आती है। आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा, आपको कुछ तरीके बताऊंगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूं। अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ही सारी चीजें मैं बता देता हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ ऑलरेडी है, तो आप उससे जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है नहीं डिस्क्रिप्टिव में सर हमें ऐसे वीडियोज़ और चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी कुछ डिस्क्रिप्टिव के एसे के, लेटर के बनाए हैं, तो उनको ज़रूर जाके चेक करो आप, ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने किसी भी चाहने वाले को जिसको ज़रूरत है डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन की या किसी और चीज़ की प्रिपरेशन की, सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो और सबका फ़ायदा हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।